अगस्त 1968 की एक सुबह फैक्ट्री कर्मचारी वांग जियाओपिंग ने एक रहस्यमय अनिवार्य बैठक की खबर सुनी। कैफेटेरिया में फैली अफवाहों में देश के कम्युनिस्ट नेता चेयरमैन माओ जेडोंग की ओर से एक उपहार के शिपमेंट के बारे में चर्चा हो रही थी और इसके चलते प्रबंधकों ने जल्द ही प्रत्येक कारखाने के कर्मचारी को एक उपहार दिया, एक कांच का बक्सा जिसमें आम की सुनहरी मोम की प्रतिकृति रखी थी। वांग जियाओपिंग का कारखाना इस असामान्य उपहार को प्राप्त करने वाला एकमात्र कारखाना नहीं था। चेयरमैन ने पूरे चीन में फैक्ट्रियों को यह आम उपहार में दिए थे। कर्मचारी देर तक जागते रहते, फलों को छूते और माओ के इशारे के पीछे के अर्थ पर विचार करते रहते। कुछ ने ताजे आमों को फॉर्मेल्डिहाइड में संरक्षित करने की कोशिश की, जबकि अन्य ने फल खाए और अपने पुरस्कार की मोम प्रतिकृतियां बनाई। एक कारखाने में श्रमिकों ने एक अजीब अनुष्ठान शुरू किया, जिसमें आमों को उबाला गया और एक रहस्यमयी शोरबा बनाया गया, जिसे कारखाने के सभी कर्मचारियों को पिलाया गया। चूंकि पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अक्सर सामग्री को उबालना शामिल होता है, इसलिए यह संभव है कि इस आम के शोरबे को एक प्रकार के उपचार टॉनिक के रूप में तैयार किया गया हो। जल्द ही दंत कथाएं बन गईं कि यह फल चीनी पौराणिक कथाओं में अमरता के पवित्र आड़ू की तरह एक लंबा जीवन सुनिश्चित करता है। और स्वयं आम खाने से इनकार करके माओ ने मजदूर वर्ग के लिए उदारतापूर्वक अपनी लंबी उम्र का बलिदान दिया है। लेकिन माओ के इरादे जो भी थे, यह आम उन्माद उतना तुच्छ नहीं था जितना यह लग सकता है। वास्तव में इसकी हानि रहित उपस्थिति एक बहुत ही गहरे सत्य का पर्दाफाश करती है। 2 साल पहले माओ जेडोंग ने सांस्कृतिक क्रांति शुरू की थी, जो एक दशक तक चलने वाला राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य चीनी समाज से पूंजीवादी विचार और इसकी सांस्कृतिक परंपराओं को मिटाना था। इस योजना को लागू करने के लिए माओ ने छात्रों के नेतृत्व वाले अर्धसैनिक समूह रेड गार्ड को नियुक्त किया। उन्होंने उन्हें फॉर ओल्ड्स यानी 4 पुरानी परंपराओं को खत्म करने में मदद करने के लिए सूचीबद्ध किया, जो रीति रिवाजों, आदतों और विचारों का एक अस्पष्ट रूप से परिभाषित सेट था, जो अक्सर कुलीन उच्च वर्ग से जुड़े हुए थे। माओ की हठधर्मिता उग्रवादी थी और रेड गार्ड ने उसे बताया कि उसका लक्ष्य केवल हिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। रेड गार्ड ने कानून और व्यवस्था से ऊपर उठकर काम किया, मंदिरों और कब्रों में तोड़फोड़ की, जिनमें राजवंशीय राजघराने और कन्फ्यूशियस के मंदिर भी शामिल थे। घरों पर छापे मारे गए और सड़कों पर किताबों के ढेर जला दिए गए। रेड गार्ड का उत्पात संपत्ति की क्षति से कहीं आगे निकल गया। उन्होंने संघर्ष सत्र आयोजित करने शुरू कर दिए तथा कथित शत्रु वर्ग को शर्मिंदा करने के लिए सार्वजनिक तमाशे आयोजित किए जाने लगे। पीड़ितों पर अभिजात्य पूंजीवादी मूल्यों को धारण करने का आरोप लगाया जाता और उन्हें अक्सर अपने अपराधों का विवरण देने वाली भारी संकेत पट्टी पहनने के लिए मजबूर किया जाता। रेड गार्ड ने लोगों पर अपने दोस्तों और परिवार पर आरोप लगाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने छात्रों को अपने शिक्षकों और अभिभावकों को दोषी ठहराने के लिए प्रेरित किया। वे धीरे धीरे यातना और सजा में बदल गए। रेड गार्ड की अराजकता के 2 साल बाद माओ जेडोंग ने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया और छिंगहो विश्वविद्यालय में रेड गार्ड से लड़ने के लिए 30,000 कारखाना कर्मचारियों को भेजा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से ये फैक्ट्री कर्मचारी सफल रहे और यहाँ माओ ने 40 आमों की एक टोकरी के साथ उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यह भावना उतनी उदार नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि माओ वास्तव में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से प्राप्त एक उपहार को ही आगे दे रहे थे। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि यह पुरस्कार तुरंत ही सांस्कृतिक क्रांति की विचारधारा से दूषित हो गया। प्रचार उपकरण के रूप में माओ के आमों ने उच्च स्तर के सम्मान की मांग की।
सरकार द्वारा आयोजित आम प्रदर्शनियों का दौरा लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। उसकी प्रतिकृतियां सुरक्षित रूप से न रखने के लिए फैक्ट्री श्रमिकों को ताड़ना झेलनी पड़ती। सिचुआन में एक व्यक्ति जिसने टिप्पणी की थी कि यह आम कुछ खास नहीं है और एक शकरकंद जैसा दिखता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और उसे मार दिया गया। रेड गार्ड को भंग कर दिए जाने और प्रतिभागियों को पुनः शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजे जाने के बाद अज्ञात कारणों से चीनियों के दिमाग से आम का बुखार 1.5 साल बाद टूट गया। रहस्यमयी आम आधिकारिक प्रचार से फीका पड़ गया और बिजली कटौती के दौरान इसकी प्रतिकृतियों से मोम की मोमबत्तियां बना ली गईं। और आज हालत यह है कि अगर आप बीजिंग पिस्सू बाजार में घूमते समय किसी प्राचीन आम की ट्रे या पदक देख लें तो आप भाग्यशाली होंगे। लेकिन एक दशक के दर्दनाक दबे इतिहास के बीच माओ के आमों की कहानी महज एक छोटी सी कहानी है। सांस्कृतिक क्रांति की चर्चा पूरे चीन में प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ पूर्व रेड गार्ड ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों पर विचार करके और माफी मांगकर इस नीति को चुनौती देने का प्रयास किया है, फिर भी वे माओ जेडोंग को बदनाम करने से बचते हैं। चीन के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए केवल समय ही बताएगा कि कब इस इतिहास पर खुलकर और स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।